नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर मैं कृष्णा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम चतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज की, क्योंकि हमने चतुर्भुज टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले हमने आयत पढ़ाया था आपको। तो यदि आपने आयत का वीडियो नहीं देखा है तो समांतर चतुर्भुज को देखने से पहले आप आयत का वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि दोनों की जो परिभाषा होती है, आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों की परिभाषा सेम होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। बस फर्क इतना होता है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं समांतर चतुर्भुज को। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं और डायग्राम बना रहे हैं, देखना। ए बी सी और डी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। ए बी के सामने की भुजा है डी सी, जो आपस में बराबर हैं और समानांतर भी हैं। ये भुजा यदि लंबाई है तो आप इस भुजा को भी क्या बोल दोगे दोस्तों, लंबाई। दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो बी सी भुजा ए डी के बराबर भी होगी और उसके समानांतर भी होगी। बी सी भुजा है वो ए डी के बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। तो इसको आप चौड़ाई बोल दें, ये भुजा इसकी चौड़ाई है, तो ये भुजा भी क्या कहलाएगी दोस्तों, चौड़ाई कहलाएगी। तो चलिए हम इसके पॉइंटों की बात करते हैं। मैं बता दूं वही सिस्टम रहेगा, पहले थ्योरी, फिर पेरीमीटर एरिया और फिर इसके क्वेश्चंस बात करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट इसका क्या कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। क्या लिखा मैंने कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, यानी ए बी बराबर है किसके, डी सी के, और दूसरा बात बोलोगे आप ए डी जो भुजा बराबर है वो है बी सी के। इसके साथ ही मैं कह सकता हूँ कि ए बी भुजा समानांतर होगी डी सी के और ए डी भुजा समानांतर होगी किसके, बी सी के। तो आपने क्या बोला कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है, आयत में क्या होता था दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री समकोण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोणों का मतलब वे कोण जिनका मुंह है आमने सामने होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि ए के सामने का कोण है कोण सी, तो आप एक बात कह सकते हो कि कोण ए और सी आपस में बराबर हैं। कोण ए और कोण सी आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ऐसे ही कोण बी है, कोण बी के सामने का कोण कौन है, डी है, तो कोण बी और डी भी बराबर हो जाएंगे। तो दूसरी बात बोल दोगे कोण बी बराबर कोण डी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा क्या होता है, तीसरी बात और कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। मैंने बोला आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोण बोले तो यानी पास के जो कोण होते हैं, अर्थात ए और बी, अर्थात आप क्या बोलोगे, कोण ए और कोण बी, ये दोनों 180 डिग्री हो गए। ऐसे ही आप बोल सकते हो कोण बी और कोण सी 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही कोण डी और कोण सी 180 डिग्री हो गया। और ऐसे ही कोण डी और ए, इन दोनों का योगफल भी कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री हो गया। यही क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। और हमने कहा कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख दूँ बात कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। दूसरी बात लिख सकते हो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तीसरा कह सकते हो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। और चौथा क्या कह सकते हो, कोण डी प्लस कोण ए बराबर में भी कितने दोस्तों,
180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या होता है, इसके डायगोनल से रिलेटेड होता है, इसके विकिरणों से संबंधित होता है। अब विकिरणों की क्या बात करें, आपको पता है चतुर्भुज है तो 2 विकिरण होंगे, तो इसके दोनों विकिरण मैं खींचता हूँ, एक को सी से मिला देता हूँ, एक को सी से मिला देता हूँ और बी को डी से मिला देता हूँ। आप कह सकते हो कि एक को सी से जो मिलाया है वो आपका डायगोनल यानी विकिरण D1 हो गया, और बी को डी से मिलाया वो आपका विकिरण D2 हो गया। तो पहली बात क्या होगी कि इसके दोनों विकिरण बराबर लंबाई के नहीं होते। आयत में दोनों विकिरण बराबर लंबाई के होते थे, लेकिन समांतर चतुर्भुज में दोनों विकिरण बराबर लंबाई के नहीं होते, अर्थात विकिरण समान लंबाई के नहीं होते, विकिरण समान लंबाई के नहीं होते। कहने का मीन्स क्या कि आप कह सकते हो कि जो विकिरण D1 है वो नॉट इक्वल टू D2, विकिरण D1 है वो नॉट इक्वल टू D2, लेकिन साथ ही हम कह देंगे कि दोनों विकिरण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि AC और BD जो 2 डायगोनल हैं, जो 2 विकिरण हैं, वो बराबर लंबाई के नहीं होते, लेकिन दोनों विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही मैं एक पॉइंट और भी बता देता हूँ, तथा लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं। अब दोनों की बात करूंगा मैं, आयत की भी और समानांतर चतुर्भुज की, ताकि दोनों बातें क्लियर हो जाएं। तथा लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। देखना दोस्तों, आयत में क्या था, आयत के दोनों विकिरण बराबर लंबाई के थे, समानांतर चतुर्भुज के विकिरण दोनों लंबाई के बराबर नहीं होते। विकिरण आयत के समद्विभाजित करते थे, इसमें भी करते हैं। लंब समद्विभाजक नहीं है, आयत में भी लंब समद्विभाजक नहीं थे। तो दोनों विकिरण क्या कर रहे हैं दोस्तों, समद्विभाजित कर रहे हैं। कहने का मतलब 2 समान भाग बना रहे हैं। जितना AC और BD दोनों विकिरण जहां प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को मैंने O बोल दिया, और O ही समानांतर चतुर्भुज का क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। तो आप कह सकते हो कि जितना A से लेकर O तक का है उतना ही O से लेकर C तक का हो जाएगा, अर्थात AO बराबर OC हो जाएगा। और उसके अलावा जितना BO है उतना ही कौन कहलाएगा, OD कहलाएगा। कहने का मतलब दोनों बातों को विकिरण समद्विभाजित करते हैं, तो आप कह सकते हो AO बराबर है OC, AO बराबर है OC, और दूसरी बात हो जाएगी BO बराबर है OD। ये वाली बात हम कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने आयत और समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम दोनों में डिफरेंस देख लिया क्या क्या था। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की। 5वां नंबर पॉइंट क्या है कि इसके दोनों विकिरण कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या, एक बार समझना बात को आप। एक पैरेललोग्राम था, समांतर चतुर्भुज ABCD, आप इसके दोनों डायगोनल खींच रहे हो, एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो आप क्या बोलोगे कि जो विकिरण है वो कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं अभी बताता हूँ। अर्थात आपने कोण A, जो टोटल कोण A था, उस पर एक विकिरण AC खींचा था, तो इस कोण को ये 2 भाग बन गए। क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? नहीं है बराबर। क्यों नहीं है, क्यों समझना एक बार इस बात को। आप एक समांतर चतुर्भुज ले रहे हो, ये पूरा डायगोनल है, पूरा कोण ले लिया और इसका एक विकिरण खींच दिया। तो आपने क्या बोला कि इस कोण में एक पार्ट ये, एक पार्ट ये पार्ट ये और ये पार्ट ये। तो आपको पता है कि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई। और आपको पता है हमेशा लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से। जब लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से
तो बड़ी भुजा के सामने बना कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने बना कोण छोटा। लंबाई के सामने ये वाला कोण है, इस लंबाई के सामने तो ये कोण है और चौड़ाई के सामने ये कोण है। तो जब दोनों भुजाएं समान माप की हैं तो दोनों कोण भी समान माप के होंगे। तो आप कह सकते हो कि विकीर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, अर्थात समान दो भागों में नहीं बांटता है। लेकिन कोणों का समद्विभाजक खींचा जाए, समद्विभाजक खींचा जाए। समझना बात को ध्यान से, काफ़ी अच्छा है कि आपने बोला कि जो विकीर्ण है वो कोण को समान दो भागों में नहीं बांटते हैं, लेकिन हम तो एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं, एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो कोण को समान दो भागों में बांटती हुई निकले। समद्विभाजित खींचा जाए तो बनने वाली आकृति दोस्तों बढ़िया बात है, आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। अर्थात आप क्या कह रहे हो कि सभी कोणों का समद्विभाजक खींचा जाए। इस कोण का भी खींचते हैं समद्विभाजक, ऊपर वाले का भी, इस कोण का भी खींचते हैं समद्विभाजक। तो आपने देखा कि एक आकृति बनी और आकृति ये वाली है, ये आकृति जिसको नाम दे दूं मैं PQRS, PQRS। तो दोस्तों ये PQRS एक आयत कहलाएगी, PQRS एक आयत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। ठीक है, अब इसके आगे एक पॉइंट और लेते हैं, जब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त एक आकृति समांतर चतुर्भुज ही कहलाती है। देखिए कैसे, मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूं दोस्तों। एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। इसको इस बिंदु से मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे। तो मैं नाम दे दूं इसको कि चारों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से P, Q, R और S। तो ये PQRS जो एक आकृति आई है दोस्तों, ये आकृति भी क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? अभी इस बात को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखिएगा। आपने बोला कि छठा पॉइंट था सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, बिंदुओं को मिला दिया जाए तो आकृति समांतर चतुर्भुज ही बनती है, समांतर चतुर्भुज ही बनती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, चतुर्भुज ही बनती है। लेकिन ध्यान दें, आयत में ऐसी कंडीशन अलग थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप आयत के वीडियो को भी पहले देखकर समांतर चतुर्भुज के वीडियो को देखना, ताकि आपको कोई भी बात समझने में इतनी दिक्कत महसूस ना हो। तो आपने बोला कि एक समांतर, एक पैरेललोग्राम, एक कोऑर्डिनेटल था, चतुर्भुज था, जिसके मिड पॉइंट, सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिला दिया गया। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक PQRS जो स्ट्रक्चर बना है वो भी एक पैरेललोग्राम ही होगा, एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। देखिए कैसे, मैं एक एक्सप्लेनेशन करता हूँ इस बात को। आप बोल रहे हो कि सर एक पैरेललोग्राम था PQRS, ABCD ले लें, ABCD एक पैरेललोग्राम था। आप इसका एक डायगोनल खींचिए, आप एक को सी से मिला दीजिए, एक को सी से मिला दिया, इसका विकीर्ण खींच दिया, और ये विकीर्ण था दोस्तों आपका D1 विकीर्ण था। कौन सा था? D1। अब इस विकीर्ण के खींचने के कारण आपके पास दो त्रिभुजें प्राप्त हो रही हैं, और आपको पता है त्रिभुजों की एक मध्य बिंदु प्रमेय मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो आयत में भी बताया था क्या
यदि ऊपर वाले त्रिभुज की बात करूँ और इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूँ, इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूं, तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर व तीसरी भुजा की आधी होती है। तो आप क्या बोलोगे कि यदि ए से लेकर सी तक का D1 है तो दोस्तों ये D1/2 उसका आधा हो जाएगा। यानी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से तीसरी भुजा की समानांतर व तीसरी भुजा की आधी रेखा प्राप्त होती है। और आप इसको नाम दे दो S और R, S और R। ऐसे ही यदि यही कंडीशन हम नीचे देखें तो आप AB और BC का मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स थे, इन दोनों को मिला दिया दोस्तों। और मिलाने के बाद हम क्या कहेंगे कि AC के समानांतर था ये PQ, AC के समानांतर था PQ, लेकिन AC का आधा भी था, तो ये हो गया दोस्तों D1/2। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसका दूसरा डायगोनल खींचता हूँ, दूसरा डायगोनल B को D से मिलाता हूँ, तो B को D से मिलाओगे तो आप बोलोगे समांतर चतुर्भुज के दोनों विकीर्ण असमान लंबाई के होते हैं। इस विकीर्ण को D1 बोला है तो ये दोस्तों D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2। अब एक कल्पना करना आप, BD जो विकीर्ण है इसके ऊपर भी एक त्रिभुज है, इसके नीचे भी एक त्रिभुज है। तो बताओ BD के ऊपर बात करूं तो CD और CB जो भुजा है उसका मध्य बिंदु ये है, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को यदि आप मिलाते हो, इन दोनों मध्य बिंदुओं को यदि आप मिलाते हो तो आप बोलोगे BD के समानांतर RQ होगा, वह उसका आधा होगा। ये D2 है तो ये हो गया D2/2 हो जाएगा। और ऐसे ही इसको मिला दिया जाए वही मध्य बिंदु पर में काम में लेकर, तो D2 का ये भी आधा हो जाएगा, D2/2। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आपके पास जो PQRS बना है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बना है, PQRS जो बना है जिसकी D2/2 आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत और समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ तक आप पहुँच चुके हो कि ये PQRS आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी। तो इसको मैं समांतर चतुर्भुज ही क्यों बोल रहा हूँ, आयत क्यों नहीं बोला? तो देखिए एक बार, आपको पता है कि PABCD एक समानांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकीर्ण थे वो दोनों विकीर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं, लंबवत नहीं होते हैं। यदि ये दोनों विकीर्ण लंबवत होते तो ये PQRS एक आयत होता, और ये लंबवत नहीं है, इसलिए PQRS एक क्या हो जाएगा दोस्तों? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। और इसका एक पॉइंट और लेते हैं, छठे के बाद में सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है कि जब आपको दोनों विकीर्ण और दोनों भुजा दे रखी हो, तो उनमें क्या संबंध हो? भुजा दी गई हो तो इनमें क्या संबंध होता है? सबसे पहले तो कैसे देखना, एक ये PQRS पैरेललोग्राम था, एक समांतर चतुर्भुज था, ABCD नाम दिया मैंने इसका। और आप कह सकते हो कि ये भुजा मान लो इसकी A थी और ये भुजा इसकी B थी। क्या थी? B, A और B था। ऐसे इसके दोनों डायगोनल, उसने बोला दोनों विकीर्ण और दोनों भुजा दी गई हो, तो इसके दोनों विकीर्ण खींचिए दोस्तों। पहला विकीर्ण ये था, A को C से मिला दिया जिसका नाम था D1, और दूसरा B को D से मिला दिया जिसका नाम था D2। तो इनमें क्या संबंध होता है? ध्यान देना, आप बोलोगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक A² प्लस B² के। क्या होता है दोस्तों? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक A² प्लस B² के। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, अर्थात वो दोनों भुजा और एक विकीर्ण दे देता है, आपसे पूछता है दूसरा वाला विकीर्ण, या फिर एक भुजा और दोनों विकीर्ण देकर दूसरी भुजा पूछ लेता है। तो बताइए दोस्तों, आप दोनों भुजा और दोनों विकीर्णों के बीच में संबंध पता कर सकते हो। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 कोष्टक A² प्लस B²। लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे चलिए। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट 7वें नंबर का पॉइंट, और 7वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड। क्षेत्रफल और परिमाप, पेरीमीटर और एरिया। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। आपको पता चल ही गया होगा कि समांतर चतुर्भुज एक कैसी आकृति होती है? 2D आकृति होती है। 2D का क्षेत्रफल और पेरीमीटर हमें बताना है। ABCD एक आकृति है पैरेललोग्राम।
अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता है कि आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। मान लो आप ए बी भुजा को आधार मानते हो, थोड़ी देर के लिए आप किसी भी भुजा को आधार मान सकते हो, ये बात सही है। यदि आप ए बी भुजा को आधार मानते हो तो आपको ऊंचाई यहाँ से चाहिएगी, और यदि आप बी सी भुजा को आधार मानते हो तो ऊंचाई इधर चाहिएगी। ये बात आप लोग सहमत होंगे। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैरामीटर की, इसके परिमाप की। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। कोई भी 2D की आकृति जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, क्या कहलाएगा, उसका पैरामीटर, उसका परिमाप कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा था उसके क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मैं 2-3 तरीके से बताता हूं दोस्तों कि किस किस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली जो आपके पास सूत्र होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, अर्थात समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हो आधार गुना ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, आधार तो मान लो आप ए बी है, तो आप ऊंचाई कौन सी भुजा मानोगे? ऊंचाई भुजा दोस्तों वही होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, अर्थात जो 90 डिग्री का कोण बनाए वही भुजा 90 डिग्री वाली ही क्या कहलाएगी, उस आकृति की ऊंचाई कहलाएगी। तो दोस्तों आप भी बता सकते हो, तो आपको कहीं दिख रहा है कि कोई सी भी भुजा है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेटल इस चतुर्भुज की ऊंचाई के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी। कब? जब आप भुजा ए बी को आधार मान रहे हो। तो आपने बोला कि सर मैं इसकी यदि काल्पनिक ऊंचाई खींचता हूँ तो आप इस पॉइंट को इस सामने वाले शीर्ष से मिला दोगे, और ऊंचाई हमेशा मिलाने पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ये वाली बात सही है या गलत है? तो बताओ, ए बी भुजा के लिए इसकी ऊंचाई होगी डी ई हो गया, डी ई हो गया, ये बात सही है। यदि मान लो आप ए बी भुजा को छोड़कर आपको कोई और भुजा दे दी, ए बी भुजा के समांतर डी सी है तो डी सी दे तो भी ऊंचाई यही होगी। लेकिन बात यहाँ आती है कि मान लो बी सी भुजा आपको आधार के रूप में दे दे, तो फिर आप क्या ऊंचाई इसी को काम में लोगे? नहीं, ऊंचाई जब बी सी भुजा आधार का काम करेगी तो ऊंचाई इस तरीके से हो जाएगी इसकी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से इसकी ऊंचाई और खींचते हैं, और ऊंचाई जो खींचेगी वो हमेशा 90 डिग्री का काम करेगी, वो H2 हमने बोल दिया। क्या बोल दिया? H2। तो आपने बोला कि क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। यदि मान लो आप ए बी भुजा को आधार मानते हो, इसमें पॉइंट है कि ए बी भुजा को आप आधार मानते हो, तो ए बी के लिए ऊंचाई H1 कहलाएगी, बात सही है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि नहीं, मैं बी सी भुजा को आधार मानता हूं, तो मेरी ऊंचाई H2 कहलाएगी, ये भी वाली बात भी सही है। और एक ही कोऑर्डिनेटल, एक ही ट्रायंगल कोई भी आकृति है जिसका किसी भी साइड से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल हमेशा समान आएगा। तो बताओ, ये वाला क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल इक्वल हो गया। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम से। मैं अभी करवाता हूँ आपको, पहले क्षेत्रफल बता दो, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका कि और किस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक काम करें, आपको दो भुजा और उनके बीच का कोण मिल सकता है, दो भुजा और बीच का कौन, तो वो कैसे? मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। ए बी सी डी आपका एक कोऑर्डिनेटल था, और आपको ए बी भुजा और ए डी भुजा दोनों भुजाएं दी गई है। ए बी भुजा और ए डी भुजा दोनों भुजा दी गई है। मान लो ये भुजा है आपकी एल और ये भुजा है आपकी बी। ये दोनों भुजा आपको दे रखी हैं, और इन दोनों के बीच का आपको कोण दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप बोलोगे एल गुना बी गुना साइन थीटा, एल गुना बी गुना साइन थीटा। ये मैं ट्रायंगल से बताते हुए आ रहा हूँ। यदि आप वीडियो देखते हैं तो ट्रायंगल वाले वीडियो में भी मैंने ऐसे सारे सूत्र बता दिए थे। कभी जब दो भुजा और उनके बीच का एक आपको कोण दे रखा हो। अब तीसरी बात और भी होती है। तीसरी बात क्या? देखिए, बात करते हैं तीसरी बात इसके तीनों विकिरणों को लेकर है, और दोनों विकिरणों को लेकर है। दोनों विकिरण कैसे? दोस्तों इसके दोनों विकिरण खींचिएगा आप। एक को यदि आप सी से मिला दें और बी को यदि आप डी से मिला दें, और आपको इस बात की जानकारी है कि दोनों विकिरण असमान लंबाई के होते हैं। ये विकिरण D1 है, ये विकिरण D2 है।
दोनों विकिरण असमान लंबाई के हैं और इन दोनों विकिरणों के बीच का कोण दे रखा है। मान लो यहाँ आपको जो कोण दिया है वो आप थीटा मत मानना, क्योंकि थीटा मैं इसलिए नहीं मान रहा, इस वाले कोण को मैं थीटा दर्शा चुका हूँ, तो इसको कोई और नाम दे दो। तो इसको मैंने बोल दिया ये कोण आपको फाई दे रखा है। क्या दे रखा है? फाई। तो आप इसका क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकिरण D1 गुना D2 और गुना में साइन थीटा की जगह आप यूज करोगे फाई, साइन फाई। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल होता है वो इस तरीके से L गुना B साइन थीटा 1/2 दोनों विकिरण साइन फाई मैंने इसलिए वाला है कि दोनों विकिरणों के बीच का एंगल आपको दिया गया है। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो इस वाले परफॉर्मे पे बेस है। तो जब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्वेश्चंस। बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है। जो अभी मैंने परफॉर्मा बताया है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा, ध्यान देना दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो आसन भुजा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो आसन भुजा है 15 सेंटीमीटर, ये 15 और ये मान लो 18 होगी। आप कह रहे हो यदि दो छोटी भुजाओं के मध्य आमने सामने की ये 15 है तो ये भी 15 हो गई, ये 18 है तो ये भी 18 हो गई। बात सही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। कह रहा है यदि दो छोटी भुजाओं के मध्य 12 सेंटीमीटर की दूरी है, अरे छोटी भुजा 15 वाली है तो इनके बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है बड़ी भुजाओं के मध्य की दूरी क्या होगी? बड़ी भुजा 18 सेंटीमीटर वाली है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है, ये वाली बतानी है। बात सही है। तो अभी मैंने क्या बोला कि यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं आधार गुना ऊंचाई, आधार 15 ऊंचाई 12, बात सही है। और यदि आप आधार BC को मानते हो, आधार 18 गुना ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है इसको मान लो DE है दोनों भुजाओं के मध्य, बराबर होगा भाई क्षेत्रफल। तो किसी भी तरीके से सोल्व कर दीजिए। आप इस भुजा को आधार बोलते हो तो ये इसकी ऊंचाई होगी, इस भुजा को आधार बोलते हो तो ये ऊंचाई होगी, और सोल्व किया DE की वैल्यू निकाल रहे हो तो 15 गुना 12 में 18 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाग। और सॉल्व कीजिए। 5 से काटा, 6 से काटा, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 3 से काटा, 3 5 15, 5 दूनी 10। तो बताओ कितनी सेंटीमीटर है? बड़ी भुजाओं के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। आगे का पॉइंट देखिए जब तक। तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और 8वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण खींचा जाए, समांतर चतुर्भुज को वो दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। अर्थात क्या? 8वें नंबर पॉइंट की मैं बात करूं कि समांतर चतुर्भुज खींचा मैंने, एक आकृति बनाई समांतर चतुर्भुज की और उसका एक विकिरण खींच दिया, एक विकिरण खींच दिया। यह विकिरण समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब टोटल आकृति का जो भी क्षेत्रफल है उसका आधा भाग नीचे और आधा भाग ऊपर, क्योंकि दो ट्राइंगल बने, दो त्रिभुज बन गए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इससे क्वेश्चंस पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना है भी। तो पूछा कैसे गया है ध्यान दीजिए। वो आपको कोई भी दो भुजा और एक विकिरण दे देगा, अर्थात आपको कह देगा कि ये भुजा और ये भुजा दे रखी है और ये विकिरण दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुना ऊंचाई होता है। तो क्या करें इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में, तो आप एक बात देख रहे हो कि ABCD जो एक आपका चतुर्भुज था समांतर, उसमें ABC एक त्रिभुज बन गया और उस ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा दे दी, ये दे दी और ये दे दी, तीनों भुजाएं दे दी तो विषमबाहु त्रिभुज बन गया। हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और उसको 2 से गुना कर दे तो टोटल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 से गुना कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण खींचे जाए तो क्या होता है? एक विकिरण समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, लेकिन जैसे ही दोनों विकिरण खींचे तो दोनों विकिरण में कितने त्रिभुज बने दोस्तों? 4। तो टोटल क्षेत्रफल का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा तो समान क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में क्या करते हैं? विभाजित करता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण खींचते हो तो वो 4 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित हो जाती है। ये बात हमने आयत में पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आयत में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनने के लिए है। अगला पॉइंट बात करते हैं 9वें पॉइंट की। तो क्या है? 9वां पॉइंट कहता है
क्या कि हम समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु लेते हैं। मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ जैसा मैं बोल रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु लेता हूँ, वो बिंदु जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो विकिरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु हो, वो कहीं पर भी हो सकता है। विकिरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है। मान लो वो बिंदु यहाँ पर है और उसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया। इस बिंदु को चारों शीर्ष ए बी सी डी से मिला दीजिए। आप मिला दो चारों शीर्षों से। तो चारों शीर्षों से जब आप इसको मिला दोगे तो आपको पता है 4 भाग इस समांतर चतुर्भुज के बन चुके हैं। इन चारों भागों का जो क्षेत्रफल होता है, मैं डिनोट कर दूं, ये A1 मान लो, ये एरिया नंबर 2 हो गया, ये एरिया नंबर 3 हो गया, ये एरिया नंबर 4 हो गया। तो इन चारों में क्या संबंध होता है कि जो एरिया 1 नंबर का और एरिया 3 नंबर का, इन दोनों के क्षेत्रफल, एरिया 1 नंबर का, एरिया 3 नंबर, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर होता है एरिया 2 और एरिया 4 के योगफल के। ये बात आप आयत में भी पढ़कर आ चुके हो। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। तो एक बात बताइए मुझे, आप इस भुजा को बोलते हो ये आधार है, क्या है ये आधार है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करो कि सर मैं पहले A1 का क्षेत्रफल निकालता हूँ, A1 त्रिभुज का। तो A1 त्रिभुज के लिए आप DOC त्रिभुज है जिसका आधार तो DC हो गया, लेकिन इसकी ऊंचाई आप खींचोगे तो ऊंचाई बताओ इसकी H1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यदि A3 की बात करूँ तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली भुजा जिसको हम बोलते हैं H2। तो क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कौन है, DC, और ऊंचाई कौन है, H1। तो दोस्तों क्या मैं इसको 1/2 आधार गुना H1 कह सकता हूँ, क्योंकि ये भुजा आधार है तो ये भुजा भी क्या कहलाएगी, आधार। ऐसे ही आप A2 A3 की बात करते हो तो A3 में क्या बोलोगे, आधार वही है और ऊंचाई है कौन, H2। तो आप बोलोगे 1/2 आधार गुना H2। ये वाला क्षेत्रफल बन गया। क्या यदि मैं A1 और A3 के क्षेत्रफल को जोड़ता हूँ, A1 प्लस A3 के क्षेत्रफल को जोड़ता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 आधार गुना H1, आधार गुना H1 प्लस इसका हो गया 1/2 आधार गुना H2, आधार गुना H2। अब सोल्व कीजिए दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे 1/2 आधार कॉमन है, 1/2 आधार कॉमन है और गुना कोष्टक हो गया H1 प्लस H2। तो क्या एक बात आपको समझ में आई, यहाँ से यहाँ तक का H2 है, यहाँ से यहाँ तक का H1। तो आप इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, सॉरी इस चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी H1 प्लस H2 के बराबर हो गई। ये वाली बात मैं कह सकता हूँ कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये टोटल कहलाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली। तो बताओ H1 ये रहा, H2 ये रहा, तो आप ये कह सकते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, जिसका आधा भाग है A1 और A3 का, तो आधा फिर A2 और A4 के योग के बराबर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और चलिए हम बात करते हैं अब इसके प्रश्नों की। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बात करते हैं उसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न कह रहा है किसी चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5:6 है, इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। परिमाप है 72 और 72 परिमाप है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो भुजाएं नहीं दी, उनका अनुपात दिया है, तो अनुपातों का योग करो। 3 और 4 7, 5 12 और 6 18। 18 का भाग लगाया, 18 चौक 72। 1:1 यूनिट की वैल्यू आई 4 और पूछा है सबसे बड़ी। तो आपको पता है अनुपात 3:4:5:6 दे रखा है। सबसे बड़ा अनुपात 6 है तो सबसे बड़ी भुजा भी 6 होगी। 1 यूनिट का मतलब 4 है, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 24। आपका आंसर हो गया होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 7 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 15 और 7 सेंटीमीटर हैं और कह रहा है उसका विकीर्ण है 20 सेंटीमीटर। विकीर्ण है 20 सेंटीमीटर, तो पूछा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आधार गुना ऊंचाई बताया था, लेकिन साथ ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि एक विकीर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। तो हम ABCD नाम दिया। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
और उसको यदि मैं 2 से गुना कर दूं, उसको मैं 2 से गुना कर दूं तो टोटल बन जाएगा। तो क्या करें, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज है। हीरोन का सूत्र लगता है और वो होता है एस एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी 15 प्लस 7 प्लस 20 बटे में हो गया 2, 15 7 22 20 44 में 2 का भाग, 15 7 22 और 20 44, 22 और 42, 42 बटे 2 तो आंसर आ गया भाई 21। एस की वैल्यू आई 21। आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस की वैल्यू कितनी है 21। फिर बोलते हो एस माइनस ए, एस में से 20 गया तो 1, एस माइनस बी 15 गया तो 7, 15 और 7 21, सॉरी 6, और 7 का 28 21 में से तो 14। सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको। 21 को आप लिख सकते हो 3 गुना 7, 1 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो और 14 को 2 गुना 7 लिख सकते हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टुकड़े बनाने और टुकड़ों में जो 2 के जोड़े बन जाए उनका पूरा वर्गमूल होगा। 3 और 3 का 3 आ गया, 7 और 7 का 7 आ गया। सही बात है भाई, पूरा वर्गमूल निकल रहा है, 2 और 2 का 2 आ गया। तो आप बोलोगे 7 21, 21 दूनी 42, 42 उसका एक त्रिभुज का, इसका है 42, तो बताओ 42 इसका भी होगा। तो 42 और 42 यानी 2 से गुना कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्रफल टोटल है वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है बताओ उसका ऊंचाई क्या होगी। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, उसका मतलब बताया उसने 120। आधार है 12, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर 120 हो गई। तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, चौथा क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा ABCD की भुजा है 24, AB भुजा 24 और दूसरी भुजा AD 16 है। ये 16 है तो ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। बात क्लियर होगी। भुजा AB और DC के बीच, भुजा AB और DC के बीच क्या कह रहा है दोस्तों, AB और DC के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो दूरी मतलब उसकी ऊंचाई। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो पूछा है AD तथा BC के मध्य दूरी क्या होगी, AD तथा BC के मध्य दूरी क्या होगी। आपको ये वाली दूरी पूछिए, अर्थात ये हाइट पूछिए। तो दोस्तों ऐसा पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ कि आप आधार इस भुजा AB को मानो तो भी बात वही रहेगी, BC को मानो कि तो भी बात वही रहेगी। तो सुनिए, आप AB भुजा को आधार मानते हो तो आप क्षेत्रफल बताओगे इसका क्या। क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 10। ये बात सही है। लेकिन यदि आप आधार BC को मानते हो तो आधार 16 और ऊंचाई जो आपको ज्ञात करनी है वो h हो गई। क्षेत्रफल दोनों का बराबर होना चाहिए। तो h की वैल्यू निकाली तो बताओ 24 गुना 10 में आप भाग लगा दोगे 16 का और काटिए, 4 चौक 16 हो गए, 4 छिका 24 हो गया। 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से घटा 5, 5 थी 15। तो बताओ ये भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ऐसा करवा भी चुका हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात है 5:4। पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात है 5:4। ये 5 और ये 4 अनुपात है, x से डिनोट कर दूं, गुना कर दूं तो राशियां बन जाएंगी। 5:4 है। उसका क्षेत्रफल है 1000 वर्ग। भाई ये टोटल है वो कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया। बड़ी भुजा पर तुंगता, तुंगता क्या होती है, जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मैं समकोण त्रिभुज में पढ़ा चुका हूँ ये पॉइंट। तुंगता होती है बड़ी भुजा पर। उसने कहा बड़ी भुजा पर तुंगता की लंबाई, बड़ी भुजा 5x है
तो इसकी जो तुंगता होगी यानी उसमें 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो भुजा होगी वो है 20 सेंटीमीटर की। ये भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। तो पूछा है छोटी भुजा पर तुंगता, छोटी भुजा 4x है तो इस पे तुंगता, सेम वही क्वेश्चन बन गया भाई, इस पर तुंगता की बात करनी है आपको, अर्थात ये वाला पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो क्या किया जाए, ध्यान दें, आपको बोला गया कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को आप यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बिगर यूज करे भी क्वेश्चन। तो डायरेक्टली कैसे करना है, देखो आधार आप 5x बोलते हो, ऊंचाई हो गई 20, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल बन गया। लेकिन यदि मैं आधार 4x को मानूं, 4x और ऊंचाई आपको जो ज्ञात करनी थी h, क्षेत्रफल दोनों हो गए, दोनों बराबर होंगे तो h की वैल्यू देखो x से x कट गया, 4 से काटा 4 पंजे 20 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 तथा उसका क्षेत्रफल क्या कह रहा है दोस्तों? क्षेत्रफल कह रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो आप आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल बोलते हो जो कितना है 150। आधार को यदि x है और ऊंचाई को x से गुना करूँ तो आप बोल सकते हो 3x गुना 2x बराबर 150, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर 150 हो गए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 का 150, 25 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 2 से गुना कर दो 5 को तो कितना बन जाएगा? 10। तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।